एक्सपोर्ट के सेशन के ऊपर। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है, आप सभी को पता होगा। ग्लोबली एक देश से दूसरे देशों में अपने प्रोडक्ट्स को भेजना, उनको बेचना, और वहां पे अपनी ग्रोथ को, अपनी क्या बोलते हैं, ब्रांड के नेम को इम्पैक्ट बनाना, इम्पैक्टफुल बनाना, और वहां पे भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना, उसे कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बहुत सारी लीगैलिटीज होती है, बहुत सारा बड़ा प्रोसेस होता है, और वही प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने आ रहे हैं आज डॉक्टर विकास राजपूत सर। तो आप भी अब एक अपने ब्रांड को आपने नेशनली तो बहुत अच्छा बना लिया है, अब जाने की बारी है इंटरनेशनल। तो अब जानते हैं इंटरनेशनल कैसे जाए और कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में समझेंगे हम सीधा डॉक्टर विकास राजपूत सर से। तो मैं बुलाता हूँ विकास सर को। वेलकम विकास सर, ओवर टू यू सर। Thank you, Deepak ji. Thank you so much. Okay, welcome all to this session. तो आज हम बात करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, जैसे दीपक जी ने हमको बताया। इसको शुरू करने से पहले मैं एक वाक्य बताता हूँ। तो कुछ दिन पहले मुझे डिनर पर जाने का मौका मिला, मुझे कहीं पर किसी दोस्त के घर में। तो अब आजकल क्या है कि थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हम लोग हो गए हैं, तो उतनी मिर्ची मैं नहीं खा रहा हूँ, तो नमक मैं नहीं खा रहा हूँ, उतनी चीनी मैं नहीं खा रहा हूँ। तो थोड़ी सी जो है उनके साथ में डिस्कशन चला, थोड़ा बहुत खाना जब हुआ तो खाने में मुझे थोड़ी बड़ी तेज मिर्ची लगी। तो हो सकता है कि मैं आजकल कम खा रहा हूँ, तो इसके वजह से मेरा एपेटाइट कम हो गया, तो मेरा टेस्ट डिफरेंट हो गया। तो मुझे जब बड़ी जोर से मिर्ची लगी, तो मैंने जो है दिया मेहमान को, वही जो है कि उनको मिर्ची लग रही है, तो जो होस्ट थे हमारे, जो जो मित्र थे, उनको समझ आ गया कि ये मिर्ची वाला खाना बन गया, थोड़ी मिर्ची ज्यादा हो गई। तो मैं, कोई बात नहीं विकास जी, आपके लिए अभी हम जो है शुद्ध डिश ले लीजिए। तो उन्होंने मुझे गुलाब जामुन खिला दिया। अब देखिए, जब मैं मिर्ची भी खाई, मैंने, मुझे मिर्ची लगी, उसके बाद थोड़ी देर में गुलाब जामुन की बात आई। अब मेरे दिमाग में पता है क्या बात चल रही थी, कि ये दोनों ही चीजें जो हैं ये हिंदुस्तान की नहीं है। आपको जान के हैरानी होगी शायद। जो हम अब मिर्ची, आपने कभी सोचा नहीं होगा, ये कोई भी मिर्ची हमारे देश की नहीं थी। जो हरी मिर्च, लाल मिर्च होती है, ये कहीं पोर्टुगीज से कहीं आई, और फिर कैसा कहते हैं कि वो जो है अपने घर के आसपास तार बाड़ करते हैं, तो उसके लिए वो झाड़ी उगाते थे और उनको रंग बिरंगी लगती थी। फिर किसी महाराष्ट्रियन महिला ने एक बार उसको कुछ जो है कुछ कुक करने के लिए उसको एक्सपेरिमेंट कर दिया, और वहां से जो है इस तरह से मिर्ची का चलन आ गया। इसी तरह से जो है गुलाब जामुन है, वो भी हमारा नहीं है, वो भी कहीं पर्शिया से कहीं से आया। ना जलेबी हमारी है, ना समोसा हमारा है। तो ऐसे बहुत सारे फूड्स हैं जो हमारे नहीं है सो कॉल्ड, लेकिन आज हमने इस तरह से अपना लिया उसका, उसको कि जो हमारे लगते हैं। हमने उसका भारतीयकरण कर दिया पूरी तरह से। खैर, ये बात जो है साथ लेके आते हैं, अपनी बातें भी साथ लेके आते हैं, जो शब्द वो यूज करते हैं, जैसे आबो हवा हम बोलते हैं, वो हमारे नहीं है। तो इस तरह की कई सारी चीजें हैं जो एक एक देश के मिश्रण में बनती हैं, और तब जाके एक देश बनता है। जो आज हम अपने देश की डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो वो डाइवर्सिटी लोगों से होती है। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आके बसते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और उससे एक कमाल का डाइवर्सिटी जो क्रिएट होती है, उससे एक कल्चर बनता है, और उससे एक शहर जाना जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि ये डाइवर्स हो, बहुत सारी चीजें हों। तो खैर, मैं इस पर सोचते सोचते मुझे लगा, मैं एक तरह से खो गया कि हाँ भाई देखो, कहाँ मैप है, मैप में कहाँ पर्चिया है, कहाँ क्या चीज है। फिर मेरे को दिमाग में आया कि सिल्क रूट की बात थी, हिंदुस्तान से लिए घोड़ों पे उसमें सामान लेके जाया जाता था। सिल्क रूट था, कितने कितने सारे देश पार करते करते कहीं जाता होगा, फिर वहां से काफिला वापस चलता था। कोई कहते हैं यहाँ से मसाले लेके जाते थे, फिर चाइना जाते जाते उसमें रेशम जुड़ जाता था, और आगे जाते थे, और होते 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 तो मेरी तो एक तरीके से ये एक इच्छा रही कि मैं जो है ट्रेडर बनना चाहता था, जो इस तरह से उस रूट को कवर करे। आप देखिए, इंडो तिब्बतियन ट्रेड बहुत कमाल का था। आज की डेट में अगर आप थोड़ा सा पढ़ें, तो गड़तंग गली के नाम से एक चीज बड़ी फेमस हो रही है, कि जो रास्ता था, जो जो अफगानों ने यहाँ बनाया था कि उत्तराखंड के हिमालयाज में, ताकि हम जो है वहां से तिब्बत और चीन की तरफ जा सकें, और वो रास्ता था पासस के बीच में से। तो देखिए, ये एक इंसान के अंदर की बहुत ज्यादा, एक मैं कहूँ क्यूरोसिटी होती है। वो जानना चाहता है कि उस पर्वत के पार क्या है, उस समंदर के पार क्या है। वहां पहले एक्सप्लोरेशन में जाता है, फिर उसके बाद उसको समझ में आता है कि वहां की क्या चीजें हैं, क्योंकि वहां की वनस्पति अलग होगी, वहां के खाना अलग होगा, वहां का चाल चलन अलग होगा, वहां का कल्चर अलग होगा, बोली भाषा सब अलग होगी। तो हम वो याद के तौर पे या किसी तौर पे उसको लाना चाहते हैं। सोचिए, आप किसी और देश में गए, आपको कोई बड़ा अच्छा वहां का खाना अच्छा लग गया, अब आप वापस दिल्ली आ चुके हैं, अब आपका मन कर रहा है मैं वही दोबारा से खाऊं, तो कैसे खाएंगे? लेकिन यहाँ पे अवेलेबल है, कॉफी अवेलेबल है। कॉफी आप जानते हैं हमारे देश में है, लेकिन बहुत सारी बाहर से आती है, इटालियन बीन्स आते हैं, सब कुछ आता है, जैसे बरिस्ता कहता है। और भी कई सारे हैं, जैसे ब्लू टोकाई कहते हैं, वो कहते हैं कि हम अपने फ्रेश बीन्स आपको ब्रू करके देते हैं। तो एनीवेज, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें कैसे आती हैं, क्या होता है, इसमें थोड़ा डीपर जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ, ये आज से नहीं है, हमेशा से था।
शिप्स हमारे जाते थे पुराने जमाने में, विक्रमादित्य के टाइम से हमारा बेड़ा पूरा जा रहा है, वहां से कुछ लेके आ रहा है, कहीं से सोना लेके जा रहे हैं, कहीं से रेशम लाके आ रहे हैं, कहीं से कुछ है, कहीं से कोई जड़ी बूटी है। तो ये हमेशा से चलता रहा, और इसको हम बोलते हैं एक तरीके से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। ये क्यों रहा होगा? ये इसलिए रहा होगा क्योंकि एक इंसान के अंदर की बड़ी जबरदस्त क्यूरियोसिटी होती है, वो जगह जगह के खाना, सैंपल, चीजें सब टेस्ट करना चाहता है। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हमारे एक अंकल जो है सिंगापुर में रहते थे, तो जब वो सिंगापुर जाते थे बेचारे बेचारा इसलिए बोला उनको, क्योंकि इतनी सारी उनके लिए डिमांड हो जाती थी घर वालों की कि वापस आएंगे, अरे कैमरा ले आना, कोई कहता था हमारे लिए प्रेस ले आना, कोई कहता था हमारे खिलौना ले आना बच्चे के लिए। तो मैं बड़ा अचंभे में होता था कि ऐसा क्या है, क्यों हम चाहते हैं कि बाहर से, सिंगापुर से हिमालय सामान आए, या कोई जापान से आ रहा है, सोनी के कैमरे बड़े आते थे। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें उनका एक देश का एक 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 प्लस पॉइंट है, उनकी स्ट्रेंथ थी कि उन्होंने इस चीज को बनाना सीख लिया था। तो ऐसी हर देश की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, तो जो हमारी स्ट्रेंथ है वो चाहते हैं लोग, और चाहते हैं कि हम उन तक पहुंच जाए। जो किसी और देश की बढ़िया स्ट्रेंथ है, हम चाहते हैं हमारे तक आ जाए। बेसिकली इंसान क्या चाहता है कि उसके लिए सबसे अच्छी चीज उसको मुहैया हो जाए, जहां से भी जो बेस्ट हो सकता है, जितने पैसे भी हो सकता है, किसी तरह से वो हर हमेशा कोशिश करता है कि बेस्ट मिले उसको, वैरायटी मिले उसको। तो इसलिए ये सब जो चीजें हैं, ये अगर आप ध्यान से हिस्ट्री में जाएंगे, ये हमेशा से होती आई हैं, और जिसको हम आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहते हैं। जब हम कोई चीज देश से बाहर भेजने की कोशिश करते हैं, भाई जैसे हमको जरूरत है, हमारा मन कर रहा है कि कैमरा आ जाए, हो सकता है कि अमेरिका में लोग कह रहे हो कि यार इनके मसाले बहुत बढ़िया हैं, ये आ जाए, गोल्ड आ जाए वहां से, इनकी साड़ियां सिल्क की बड़ी अच्छी होती हैं कमाल की, साउथ इंडिया की, वो आ जाए, यहाँ के जो है पत्तल जो है उसकी प्लेटों का बड़ा क्रेज है आज के डेट में जर्मनी में, वो आ जाए। तो इस तरह से प्रोडक्ट्स का आदान प्रदान हमेशा इंसान चाहता है, और बहुत अच्छी बात है ये। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगा, अपॉर्चुनिटी है अपने बिजनेस को बढ़ाने की भी, कि अगर आपको लगता है कि हाँ, आपके दिमाग में अपॉर्चुनिटी आ गई, आपको कहीं से दिख गया है कि कोई ऐसी चीज है जो हम बढ़िया कर सकते हैं और किसी और को उसकी जरूरत है, तो हम उसको बेच सकते हैं। तो जिस तरह से हम यहाँ पे सामान बेचते हैं, बस हम जब बाउंड्रीज के बाहर ये गेम खेलते हैं तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराता है। राइट? तो क्या है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती हैं। तो आज हम इस पर थोड़ा सा डील करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे। एक्सपोर्ट तो हो गया कि जो आप बाहर ले जा रहे हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ सप्लाई मीन सप्लाई ऑफ सर्विसेज, वन अब सप्लाई का भी है। देखिए हमारे बहुत सारे जो है आईटी प्रोफेशनल जाते हैं, तो एक तरीके से हम बहुत सारे लोगों को अपना अपना मैन पावर हम एक्सपोर्ट करते हैं बहुत सारा, ठीक है ना। तो ये भी है, सप्लाई सर्विस की भी हो सकती है, इंसानों की भी हो सकती है, ह्यूमन रिसोर्स है, गुड्स हैं, खाने की बहुत सारी चीजें हैं, वो सब एक्सपोर्ट हो सकती हैं। इसी तरह से इंपोर्ट भी बहुत करते हैं। इंपोर्ट हो गया जब हम बाहर फूड भी डिलीवर हो जाते हैं। मैं एक मित्र को जानता हूं जो कि पाइनएप्पल का बिजनेस करते हैं, और नॉर्थ ईस्ट से हवाई जहाज में पाइनएप्पल चढ़ाते हैं, और पाइनएप्पल यहाँ पे आके फिर दिल्ली बिकता है। तो ये क्या है, ये एक जरूरत है इंसान की, उस जरूरत को पूरा करते हैं। जब हम ये बाउंड्रीज के आसपास पार जाके हम ये जरूरत पूरा करने की कोशिश करते हैं, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया। तो जब ये बाउंड्रीज के बाहर की बात हो जाती है, देखिए इसमें कुछ लॉज भी हो जाते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन हो जाते हैं। तो पहले देखिए बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपका सरप्लस प्रोडक्शन अगर कोई है, तो एक तो है कि आपके देश में खपत हो रही है। अगर आप नारियल उगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आपके देश में खपत हो रही है, आप अब आप उसके बाद भी आपके पास में बच रहा है, तो अब मार्केट यहाँ सैचुरेट हो चुका है, तो आप दूसरा मार्केट ढूंढते हो। ऐसे ही होता है ना। तो अब जैसे अफ्रीका बहुत फेवरेट हो गया इस समय इंडियन लोगों का, किगाली जैसे जो जगह है, आप जाके प्रोसेस सर्च कीजिएगा, बहुत उसका सिंपल प्रोसेस है, वीजा वगैरह लगा करके जल्दी से आपको कंपनी फॉर्मेशन हो जाती है, आप किगाली में आके बिजनेस कर सकते हैं। मैं बहुत अपने मित्रों को जानता हूँ, किसी ने मसाले का बिजनेस शुरू कर दिया, किसी ने कुछ और चीज का बिजनेस शुरू कर दिया। तो कई बार क्या होता है कि कंट्री भी चाहती है कि भाई हमारे हम डाइवर्स होना चाहते हैं, हम भी ग्रो करना चाहते हैं, तो उनको समझ आता है कि भाई ग्रो तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा, और लोग नहीं आएंगे, डाइवर्सिटी नहीं होगी, ट्रेड नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा। तो वो अपने लॉस को थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं, आपको टैक्सेस में रिलैक्सेशन दे देते हैं, और फिर आप वो चाहते हैं कि आप वहां पे बिजनेस को बढ़ावा देते हैं। तो आपको थोड़ा देखना है कि कौन से देश हैं जहां जहां पे बिजनेस को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जब सरप्लस है तो हम देखते हैं सरप्लस की कहाँ जरूरत हो सकती है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेज, हर कंट्री के पास अपने कुछ रिसोर्सेज हैं, इसको यूटिलाइज करके अगर हम चाहें कि उन कंट्रीज को बेच दें जहां पर उसकी शॉर्टेज है, हो सकता है हमारे यहाँ चावल बहुत है, किसी कंट्री में शॉर्टेज है, ठीक है ना। हो सकता है कि हमारे यहाँ कुछ और चीज बहुत है, किसी और कंट्री में शॉर्टेज है, तो हम उसको वहां बेच सकते हैं, जहां शॉर्टेज है वो उसको पैसे से खरीद सकते हैं, उनकी शॉर्टेज पूरी हो जाएगी, और हमारा जो सरप्लस था वो भी बिक गया। इसी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव ये भी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आती हैं। कई सारी चीजें हो सकता है आप जो है उसको केले पत्तों में फेंक ही रहे हो अब तक, लेकिन हो सकता है इसका बहुत बड़ा बाजार हो किसी देश विदेश में, तो आप ये सोच सकते हैं, ठीक है। इससे फॉरेन एक्सचेंज भी आता है और नेशनल इनकम भी इंक्रीज होती है। तो ये बेसिक कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं एक्सपोर्ट ट्रेड के। ऑब्जेक्टिव इंपोर्ट का क्या होता है?
टू स्पीड अप इंडस्ट्रियलाइजेशन, माने कि डेवलपिंग कंट्रीज इंपोर्ट स्केर्स रॉ मटेरियल्स, कैपिटल गुड्स एंड एडवांस टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जैसे हमें कच्चा माल चाहिए, कुछ चाहिए, हमको नहीं, अब जैसे हम पाम ऑयल बहुत लेते हैं मलेशिया से कहीं से, तो ये इंपोर्ट है हमारा, ताकि हमारी जो है हमारी स्पीड बढ़ जाए हमारे बिजनेस करने की, हमारे डिमांड जो है डोमेस्टिक डिमांड है बहुत सारी, वो बढ़ जाए, वो हमारे हम पूरा कर सकें। कभी कभी नेचुरल डिजास्टर्स हो जाते हैं, किसी वजह से हमारे पास में कोई चीज नहीं है। जैसे मैं जानता हूँ, मैं बचपन में मुझे याद है कि एक बार राशन दुकान में गए तो एक अलग तरह की चीनी आई हुई थी वहां पे, हमने कभी देखी नहीं थी वैसी चीनी, तो पता चला ब्राजील से आई है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में उस दौरान कुछ कमी थी या कुछ ऐसा ही था, तो उस वजह से हमारी गवर्नमेंट ने वहां से इंपोर्ट किया और यहाँ पे खपत पूरी करी थी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करने के लिए जैसे कई सारी जो है आपके पास में यहाँ पैसा है, लेकिन आपके पास में ऑप्शन ही नहीं है कि कुछ खरीदने का। तो ऐसे में क्या है कि जो है वैरायटी अगर होगी तो इंसान के पास में एक जो है एक मोटिव होता है, एक इंटेंशन आती है पैसा खर्चने की। तो आप देखिए आज में कंज्यूमर इकोनॉमी, इतने मॉल्स खुल गए, इतना सब कुछ है, फिर भी सब लोग जा ही रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के पास में अगर थोड़ा सरप्लस मनी है तो वो अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। वही कहते हैं एक ही जिंदगी है, हम भी थोड़ा एंजॉय करें, अच्छी गाड़ी ले लें थोड़ी सी। कुछ टाइम पहले तक एम्बेसडर पीरियड के अलावा कुछ था नहीं, आज शायद में आपको दुनिया की चॉइसेस हैं कारों के हिसाब से। कैसे हो रहा है? क्योंकि ये इम्पोर्ट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्ट्स हुए पहले, फिर उसके बाद में पार्ट्स भी इम्पोर्ट होते हैं, पूरी पूरी गाड़ियां इंपोर्ट होती हैं, फिर धीरे धीरे वो अपना यहाँ पर आके अपना बेस बना लेते हैं, फिर यहाँ पे मैन्युफैक्चर शुरू कर देते हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर देते हैं। तो आप देखिए इस तरह से डायनामिक चलती है। और नेशनल डिफेंस है, जैसे इंपोर्टर मस्ट गेट रिसिप्ट ऑफ क्रेडिट फ्रॉम हिज कंसर्न्ड बैंक एंड सेंड इट टू फॉरेन सप्लायर, यानी जिसको मिस कर सकते हैं जी। तो ये कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं इंपोर्ट के ट्रेड के। Now, why India is a good country for import export business? क्योंकि देखिए इंडिया के पास में पॉपुलेशन बहुत है, जब पॉपुलेशन है तो वो मार्केट भी है। जो पॉपुलेशन जिसके पास में सरप्लस इनकम आना शुरू हो जाए थोड़ा सा, वो एक मार्केट बन जाता है। तो हर कंट्री चाहती है कि इंडिया में वो आए। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी बड़ी डाइवर्स है, बड़े सारे सेक्टर्स हैं यहाँ पे, बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा फेवरेबल है। आप देखिए कंटिन्यूस तीसरे टर्म में गवर्नमेंट आ गई है, तो इसका बहुत फर्क पड़ता है। इससे कॉन्फिडेंस आता है इन्वेस्टर को, उसको लगता है कि यहाँ पे नीतियां पॉलिसीज बहुत ज्यादा चेंज नहीं होंगी, तो जो है उनको कॉन्फिडेंस आता है कि यहाँ पे हम जो है अपना बिजनेस कर सकते हैं। राइट, और लोकेशन भी इसकी जो है स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, हम जो ईस्ट वेस्ट को एक तरह से कनेक्ट करते हैं। राइट, तो और जीडीपी ग्रोथ, ये सारे देखिए नंबर्स में मत जाइए चाहे, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि देखिए ये सब जो है फेवरेबल इंडिकेटर है। जब सरकार ठीक होती है, हमारी जीडीपी ठीक बढ़ रही है, हमारे पास में थोड़ा सा जो है ग्रोथ रेट ठीक हो रही है हमारे पास में, तो ओवरऑल हमारा जो है मर्चेंडीज जो है बढ़ता है, हम जो है हमारा जो एक्सपोर्ट ट्रेड है वो बढ़ता है। इंडिया का एक्सपोर्ट ट्रेड कंटिन्यूसली बढ़ा भी है। राइट, तो ये ग्लोबल का ट्रेड का सिनेरियो है। आप देखिएगा तो वर्ल्ड आउटपुट जो है 2022 में 3.4, 2023 में 2.9, 2024 ये इस तरह से ग्रोथ हुई एनुअल परसेंट में। इंडिया का ग्रोथ जो है अभी 6.8, 6.9, 6.8 जो कि थोड़ा सामान्य से बेटर है। ये इंडिया की एक्सपोर्ट ग्रोथ है। जो वर्ल्ड की ग्रोथ है आप देखिए 2016 से 22 तक जो है 28% बढ़ी है, और लेकिन इंडिया में जो है 16 से 22 और 23 तक में 55% और कुछ कुछ 74.7%। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा इस समय ये सारी चीजें अपस्विंग पे हैं, और इस समय इंडिया अपने आप को नई तरह से डिस्कवर कर रहा है कि हाँ ये चीजें हम कर सकते हैं, और बहुत सारे देश हमको जो है इस वक्त पे सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये एक स्टोरी हो सकती है। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आप कैसे इसको स्टार्ट करें। तो इंडिया ट्रेड प्रमोशन की ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है, आप वहां जाइए, आपको सारी लीगलिटीज तो वहीं मिल जाएंगी। जैसे आपको फॉर्म बनाना पड़ता है, सबसे पहले आप एक कंपनी सेटअप करेंगे, आप प्रोप्राइटरशिप से भी कर सकते हैं, आप अपने सेविंग अकाउंट से भी कर सकते हैं इस चीज को। आप इंडिया ट्रेड प्रमोशन की वेबसाइट पर जाएंगे, उनके डायरेक्टर जनरल की वहां पे शायद चेयरमैन साहब की एक छोटी सी वीडियो 3-4 मिनट की, जिसमें वो खुद बता रहे हैं कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन नेग्लिजिबल एक तरीके से है, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है, और आपको इस तरह से इसलिए नेग्लिजिबल है ताकि आपको प्रमोट कर रहे हैं कि हाँ इस चीज में आइए, क्योंकि बहुत एक्साइटिंग भी हो सकता है, चैलेंजिंग भी है, एक्साइटिंग भी है, जैसे कि चेयरमैन साहब उसमें समझा रहे थे वीडियो में। तो कंपनी सेटअप करने के लिए आपको बस बेसिक पैन नंबर आपके पास में है, आपका जो है आप वो कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए होता है, बहुत मुश्किल नहीं है वो, एक ही दिन में, ज्यादा से ज्यादा आपको 2 दिन लग जाएंगे शायद, लेकिन 24 घंटे के अंदर मोस्टली जो है आपको वो इशू हो जाता है। तो आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस अब आपके पास में आ गया, आपका कोड आ गया, आप उससे बिजनेस कर सकते हैं। ये तो हो गई लीगैलिटी। देखिए लीगैलिटीज वगैरह बिजनेस में 5-7% ही उसका वजन मान के चलिए आप, लेकिन असली इसमें क्या चीज है कि आपकी रिसर्च आप बेचेंगे क्या। अब वापस बैक आ जाते हैं एक तरीके से बिजनेस आइडिया के ऊपर। जैसे हम अपना आइडिया शुरू करते हैं, चाहे आप हिंदुस्तान में बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप अपने गांव मोहल्ले गली में कहीं भी बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी दुकान चला रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं,
कोई भी व्यापार कर रहे हैं, आपको ये तो सोचना ही पड़ेगा ना कि भैया मैं क्या बनाऊं। उसके लिए आपको ये सोचना पड़ेगा किसी की जरूरत क्या है। आप चुपके से कोई चीज बनाएंगे फिर उसे बेचने जाएंगे, वो मुश्किल काम है। पहले रिसर्च कीजिए कि दुनिया में लोगों को चाहिए क्या, उन तक मैं कैसे पहुंच सकता हूँ। फिर सोचिए कि मैं क्या पैसा लगेगा, मैं क्या बना सकता हूँ, और फिर उसके बाद मेरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या आएगा। इस तरह से सोचना चाहिए। जरूरत सबसे बड़ी चीज है। बिजनेस फेल होने का नंबर वन रीजन ये है कि आप वो चीज बना रहे हैं जो किसी को चाहिए ही नहीं। तो आप बहुत ध्यान से समझ के रिसर्च में अपना समय लगाइए। और हो सकता है कि आप, अगर आपको लगता है कि आप सक्षम नहीं है, तो आप किसी समझदार व्यक्ति को आप उस जो है रिसर्च में शामिल कर लीजिए। यहाँ तक कि आप जो इंडियन एम्बेसी जो है अलग अलग देशों में, वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई उस देश में क्या जरूरत है, ऐसा क्या चल रहा है। तो उनके पास भी ट्रेड नंबर्स होते हैं, वो भी आपको शेयर करेंगे। आप जो यहाँ पर दूसरे देशों की एम्बेसीज आपके आपके देश में है, भारत में है, उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि भैया रशिया में आजकल क्या चाहिए, क्या चाहिए, मुझे थोड़ा एक्सपोर्ट करना चाहता हूं तो मुझे थोड़ा सपोर्ट। वहां से भी आपको नंबर्स मिलेंगे। और बाकी commerce.gov.in एक वेबसाइट है, वहां से आपको नंबर्स मिलेंगे। इससे बेसिकली आपको ट्रेड के ट्रेंड्स मिल जाते हैं कि क्या चीज बिक रही है और कौन से देश में ज्यादा बिक रही है, क्या हो रहा है। जैसे अभी मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि काला नमक चावल, हो सकता है आपने सुना भी ना हो। देखिए बहुत वैरायटीज थी हिंदुस्तान में चावल की, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से, सब कुछ होने से, या जो है मॉल्स बन गए। देहरादून का बेस्ट चावल जहां जहां उगता था वहां पे आज के डेट में मॉल बने हुए हैं। तो हम एक तरह से अपनी डाइवर्सिटी खो रहे हैं। अकेले नॉर्थ ईस्ट में ही मुझे एक प्रोफेसर ने बताया था कि 400 वैरायटी थी चावल की अकेले नॉर्थ ईस्ट में। सोचिए हिंदुस्तान कितना बड़ा, क्या क्या होगा यहाँ पे। जिसमें काला राइस भी था, सब कुछ था। ब्लैक राइस फॉर द बॉस, फॉर द रॉयल्टी। जो जो नोबल लोग होते थे, जो राजा महाराजा होते थे, उनके लिए वो ब्लैक राइस होता था। वो ब्राउन राइस भी है, सब कुछ। हमको ब्लैक और ब्राउन और व्हाइट ही पता है हमारे को, लेकिन बहुत सारे वैरायटीज हैं। 400 जैसे मैंने बताया अकेले नॉर्थ ईस्ट में ही थी, हर तरह का। इस तरह से काला नमक चावल है जो कि सिद्धार्थ नगर नेपाल के बॉर्डर की तरफ को, वहां पर ये उगता है। ऐसा कहते हैं कि एक स्टोरी जुड़ी है इसके साथ में, मुझे नहीं मालूम कि सच है झूठ है, कि भगवान बुद्ध जो हैं वो जब अपने अनुयायियों को कुछ प्रसाद के तौर पर देते थे काला चावल, ये काला नमक चावल बोलते हैं। दिखता सफेद है, काला नमक चावल है। अब इसके बारे में क्या, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है शायद। तो इसमें डायबिटीज जो लोग जिससे पीड़ित होते हैं, शुगर हाई होती है जैसे कभी कभी, तो उसके लिए भी जो है फायदेमंद है। उन शुगर एकदम से शूट अप नहीं करता। तो अब ये देखिए एक नीड है। तो यहाँ वो चावल 100-150 रुपए किलो होगा शायद, और उसको एक्सपोर्ट करते टाइम में वेस्ट में ऐसा भी है कि वो 500, 600, 700, 800, 1000 रुपए किलो भी जो है, और उससे ऊपर भी बिक सकता है वो। तो देखिए अब आपके पास में क्लियर कट ये एक तरह से प्रोडक्ट आ गया कि हाँ ये हो सकता है। आप अमेजन में जाके देखिए, अब लोगों को अवेयरनेस बहुत है, और बड़ा सारा काला नमक चावल की भी बड़ी सारी वैरायटी है और वो भी मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि मार्केट रिसर्च करना बहुत जरूरी है। फिर आप देखिए कि बायर्स कहाँ है, कौन से देश में बायर्स हैं, तो उनके साथ में आप नेगोशिएट करते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, आपको मिल ही तो करनी है ना। आपको ईमेल ही तो करनी है। आप देश से भाग नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, आपकी ईमेल तो चली जाएगी। आप ईमेल कीजिए, आप देखिए, आप जो है आपका इंडस्ट्री का, अगर आप माना खिलौने बनाते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप जो है आज के दिन में खिलौनों पे बहुत ज्यादा भारत सरकार का फोकस है। और आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे इम्पोर्ट जो है ऑलमोस्ट 70% तक कम हो गए हैं। भारत में गवर्नमेंट का ये पुश है कि यहीं पे जो है टॉयज बहुत अच्छे बने और ये एक एक्सपोर्ट सेंटर बने। तो आपको इस समय जो है काफी सारी हो सकता है कि सहायता भी मिल जाए। तो टॉयज का, तो ये क्या है, देखिए इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड करता है। आप उसको सर्च कीजिए, फिर देखिए इसकी जरूरत कहाँ पड़ सकती है। फिर उन कंट्रीज में जाके जो है आप मेल कीजिए, वहां पे देखिए कौन ऐसे इंपोर्टर्स हैं जो इन खिलौने, या कौन ऐसे डीलर हैं, उनसे बात कीजिए। तो कहीं ना कहीं से कोई आपको राइट पर्सन कनेक्ट हो जाएगा। देन यू विल नो कि भाई हमें किससे आगे बात करनी है। फिर उससे प्राइसिंग और निगोशिएशन की बात करें, कितने पैसे पे आप लेना चाहेंगे, क्या होगा। ठीक है, बस इसमें ये होता है जैसे हम नॉर्मली बिजनेस करते हैं, नॉर्मली बात करते हैं, हम पूछते हैं कितना चाहिए होगा, कितनी क्वांटिटी चाहिए, क्या चाहिए। बस अब इसमें क्या होगा, शिपिंग है, लॉजिस्टिक्स है। अब मान के चलिए दिल्ली पहुंचेगा, और गुजरात में पहुंचने के बाद में जब वो बंदरगाह पे पहुंच गया, मेरी जिम्मेदारी खत्म, वहां से आप उठवाएंगे। एक टर्म्स ये होती है। एक टर्म्स होगी कि ठीक है यहाँ से उठवाऊंगा मैं और वहां पूरा गुजरात तक पहुंचाऊंगा, उसके बाद शिप में कंटेनर में लोड कर दूंगा, लोड करने के बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म। ठीक है, एक टर्म हो सकता है कि नहीं यानी पूरा पूरा वहां तक पहुंचिए तो आपकी। तो इस तरह से कुछ भी टर्म्स हो सकते हैं, वो आप देखिए आपस में बैठ करके कि क्या आपको सूट करता है, किसमें आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आप आसानी से कर सकते हैं, और कुछ ना कुछ एक जो है बेसिक बीच का रास्ता निकल जाएगा आपके टर्म्स। उसके बाद आप एडवांस आपको लेते हैं, आप ऑर्डर कंफर्मेशन करते हैं कि हमें इतना होगा। फिर आप पेमेंट के माइलस्टोन सेट करते हैं कि कब कितनी पेमेंट मुझे कब आएगी, शुरुआत में आपको कितना चाहिए। आपको देखिए अपने इंटरेस्ट को साथ में रखना है, आपको नुकसान नहीं खाना है। तो इस तरह से माइलस्टोन्स बना सकते हैं कि भाई अगर 20% मुझे एडवांस चाहिए, फिर मैं बनाऊंगा, फिर मैं इतना भेजूंगा सामान, उसके बाद में ये होने के बाद में फिर मुझे इतना एडवांस चाहिए, फिर मैं नेक्स्ट प्लॉट भेजूंगा, या किसी तरह से, या मैं आपको बताता रहूंगा किस किस स्टेज पे है। और फाइनली जिस दिन मेरे यहाँ से ट्रक में लोड हो गया, उस दिन मुझे 100% पैसा चाहिए।
या जितना परसेंट चाहिए फिर आगे जाएंगे, या फिर जब जिस दिन मैंने जो है उसमें जहाज में लोड करा दिया, शिप में लोड हो गया, कंटेनर आपके लोड हो गए, वहां पे मुझे पैसा चाहिए, तब वो आगे से बढ़ेगी। तो ये आपके टर्म्स होते हैं। तो यही है, इसमें आप क्या लेबल पैकेजिंग, और फिर हर देश के हिसाब से आपको ध्यान रखना पड़ता है क्या लेबलिंग होगी। हर देश चाहता है कि उसमें कुछ कुछ देशों में होता है कि आप क्लियरली बताएंगे अपने लेबल में। अब इंडिया में तो बहुत ज्यादा आजकल जो है आप देखेंगे जागरूकता आ गई है, लेबल पड़ेगा। इंडिया अपने आप में पूरी तरह से एक जो है मुहिम चल पड़ी। अब सबको पता है कि भाई इसमें क्या है, लेबल पढ़ के लोग खाते हैं। अभी तक हम जो है खाली सुंदरता देख करके जो है प्रोडक्ट को कंज्यूम करते थे, उसका पैकेट कितना सुंदर है। अब हमें समझ में आया कि भैया पैकेट सुंदर होने से नहीं होता, पैकेट थोड़ी खाना है, हमने तो जो उसके अंदर जो चीज है, प्रोडक्ट है, उसको कंज्यूम करना है, उसमें क्या है वो पता होना चाहिए। तो इस तरह से कुछ कंट्रीज हमेशा से स्ट्रिक्ट थी इसके बारे में, कुछ कंट्रीज नहीं थी। तो जो स्ट्रिक्ट है उनको एक एक चीज आप लिख के भेजेंगे कि ऐसे है वगैरह वगैरह। तो फिर डिलीवरी पेमेंट कलेक्शन क्या होगा। तो इस तरह से आपका एक तरह से एक सीक्वेंस बनेगा स्टेप्स का कि आपको क्या क्या करना है। इसी तरह से इंपोर्ट के लिए भी है, अगर आप कोई सामान मंगाना चाहते हैं उसके लिए भी आपको बेसिक अकाउंट खोलना पड़ेगा, अपना पैन कार्ड देना पड़ेगा, आपको इंपोर्टर एक्सपोर्ट रिपोर्ट चाहिए होगा। और आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप एक्सपोर्ट के लिए बनेंगे इंपोर्टर बनेंगे, यू कैन डू बोथ। ठीक है, अपना प्रोडक्ट आपको चूज करना है कि क्या मैं इंपोर्ट करूं, राइट। तो इसके लिए फिर आपको अपने डोमेस्टिक मार्केट में आपको ढूंढना है कि यार क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लोगों को कैमरे बड़े पसंद है आज की डेट में, या लोगों को हार्डवेयर बड़ी पसंद है, या लोगों को कोई और चीज बड़ी पसंद है। फोन्स हैं, प्रोबेबली हो सकता है कि बहुत सारे आप फोन जो है मंगा सकते हैं चाइना से। बहुत सारी और चीजें आती हैं, लाइट्स हैं, दुनिया भर की चीजें, प्लास्टिक की चीजें हैं, परफ्यूम्स हैं, जो है कार क्लीनर्स हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं जो है लॉन्ग लिस्ट ऑफ थिंग्स विच इज बीइंग इम्पोर्टेड। आप फूड आइटम भी इम्पोर्ट होते हैं, कैन फूड हैं जैसे बहुत सारे। आज की डेट में मॉडर्न बाजार जैसे नाम की दुकान है, अगर आप वहां जाएंगे तो आपको एक वर्ल्ड फूड का सेक्शन अलग ही है कि जहां दुनिया के खाने मिलते हैं आपको, कि क्या खाता है। आप जाएंगे देखेंगे कि बड़े सारे ऑप्शन है, वहां का कॉर्न, वहां की कोई और चीज, वहां का ऐसे मल्टीपल आपको ऑप्शन। वहां की चॉकलेट तो चलिए बहुत कॉमन है कि बेल्जियन चॉकलेट सारी सब कुछ आ रहा है। तो आप वर्ल्ड फूड के सेक्शन में जाएंगे, आप दिखेगा आपको किस तरह उनका, उनकी दही, उनका दूध तक भी वहां पे आपको मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से आप, तो उन्होंने भी तो रिसर्च की होगी ना, वो देखा होगा कि भाई लोगों को ये पसंद है। कैसे पसंद आता है? क्योंकि लोग यहाँ से काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं। आज में बहुत सारे आईटी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, कोई कहीं एम्प्लॉयड है, उनको बाहर आना जाना पड़ता है। कोई लोग सिर्फ घूमने जाते हैं, ऐसा नहीं कि काम के लिए ही जाए। हो सकता है कि जो है सिर्फ जाएंगे तो वहां पे आपको चार पांच चीजें पसंद आ सकती है, फिर आपको लगा यार ये तो मंगा सकते हैं। फिर आप ढूंढते हैं कि यार हिंदुस्तान में मिलता नहीं मिलता। मुझे अच्छी तरह याद है, बहुत साल पहले एक जगह हेलसिंकी गया था, वहां पे मैंने एक सिंपल बॉडी डिओड्रेंट खरीद दिया। वो मुझे इतनी अच्छी उसकी क्वालिटी लगी कि मैं आज तक ढूंढ रहा हूँ मैंने वो डब्बा संभाल के रखा हुआ अपने पास में 10 साल के बाद भी, कि जब ये आएगा तो मैं इसका नाम नहीं भूलूंगा, मैं हिंदुस्तान में जाएगा मैं इसको जरूर लूंगा, राइट। तो देखिए कुछ चीजों के साथ में इस तरह से आप एकदम से इमोशनली आप अटैच हो जाते हैं, आपको बहुत क्वालिटी उसकी अच्छी लगती है वगैरह वगैरह। तो ये जो डिमांड्स पर करता है। तो अब जैसे और भी ऐसे लोग होंगे तो आप देखेंगे कि कितने सारे तरह के परफ्यूम्स हो गए, कितने तरह के शर्ट हो गए, कितने तरह के पेन हो गए, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब जो है आप चाहते हैं कि आपके देश में मिले, तो आप इंक्वायर करते हैं, तो आपको धीरे धीरे ये समझ में आ जाएगा कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। गूगल से समझ में आ जाएगा आपको, आपको ट्रेड की रिक्वायरमेंट समझ में आ जाएगा, आपको डेटा से समझ में आ जाएगा कि व्हाट पीपल आर सर्चिंग, व्हाट आर दे बाइंग। और इस तरह से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि ये चीजें हैं जो मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो आपने अपनी मार्केट आइडेंटिफाई कर लिया, आपने अपने प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई कर लिए, फिर आपने इंटरनेशनल बायर्स की, वो आएगा कहाँ से सामान, फिर उनके साथ में टर्म्स आपने किए, फिर आप प्रोडक्ट की सैंपलिंग कर लेते हैं, थोड़ी सी टेस्टिंग कर लेते हैं, थोड़ा बहुत दे करके आपको सारे के सारी चीजें समझ के भाई ये स्टैंडर्ड का होना चाहिए। कई बार ये गवर्नमेंट के रेगुलेशन होते हैं, तो एक छोटी खेप मंगा के देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाता है कि हाँ भाई कुछ इसमें अड़चन तो नहीं आ रही है, कोई और चीज तो नहीं है, किसी और तरह की पैकेजिंग तो नहीं चाह रहा है हमारी कंट्री, या बम बाहर बेचते हैं तो नहीं ऐसा है। वो जब कंफर्म हो जाता है फिर आप अपनी प्राइसिंग करके आगे बढ़ सकते हैं। इसका एक ये भी तरीका है कि जैसे ट्रेड प्रमोशंस होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जैसे दुबई में जिटेक्स होता है, कहीं पे कुछ होता है, मल्टीपल जगहों पर होता है, यूरोप में है, बेल्जियम में बहुत बड़ा लगता है। इस तरह से आप कुछ शुरुआत में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके इन ट्रेड प्रमोशंस में जरूर जाइए। वहां पे आपको क्या होगा, इंटरनेशनल बायर्स सेलर्स मिलेंगे, आपको ऐसी एजेंसीज भी मिलेंगी जो आपकी सारी चीजों में हेल्प कर देंगी। आपके जो लाइसेंसेस होंगे कुछ भी होंगे दूसरे को, उसको में करने में हेल्प करेंगी। आपको अपना ऑफिस सेटअप करने में हो सकता है, वर्चुअल ऑफिस सेटअप कर सकते हैं कहीं बाहर, या फिजिकल ऑफिस सेटअप करना चाहें उसमें आपको बड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो मैं ये कहूंगा कि इसमें आने से पहले थोड़ा सा एक बाजार का जायजा लें, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके, बहुत दूर नहीं है दुबई आप जा सकते हैं, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं लगता। आप यूरोप में जा सकते हैं, आप 3-4 महीने पहले आप डिसाइड कर रहे हैं तो आपकी टिकट इतनी महंगी नहीं पड़ेगी। आप किसी अच्छे ट्रेड फेयर में जर्मनी में चले जाइए, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें। आप एशियन कंट्रीज में जा सकते हैं, आप जापान चले जाइए,
तो आप चाइना चले जाइए, वहां पर आपका दिमाग खुल जाएगा, आपको बहुत सारी समझ में आएंगी अपॉर्चुनिटीज, आपके बड़े अच्छे रिलेशंस बन जाएंगे, तो आपका एक 10 दिन का टूर आप मान के चलिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर देगा। तो दैट इज हाउ यू शुड प्रोसीड। अब एक्सपोर्ट ऑर्डर देखिए प्रोसेस करने का बहुत ज्यादा इसमें है, ठीक है, आपको ऑर्डर देखना है, आपको एग्रीमेंट को साइन करना पड़ेगा, आपको सोर्स मैन्युफैक्चरर डिक्लेयर करना पड़ेगा, अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आपने देखने हैं कि किस क्वालिटी, जैसे कई बार क्या होता है कुछ चीजों की हम जब बाहर जाते हैं तो आप देखेंगे, आप कहेंगे यार एक सिंपल हम केचप भी दे रहे हैं, वो भी कमाल का स्वाद है, कैसे है? क्योंकि उसकी क्वालिटी है, वहां की गवर्नमेंट कहती है इसमें इतना प्रतिशत टमाटर होने ही पड़ेंगे। कई बार हमारे यहाँ उतना उस तरह से स्ट्रिंजेंट नहीं है, तो हमारे यहाँ पे कम होता है, तो हमको उतना स्वाद नहीं आता। सेम चीज, सेम ब्रांड की सेम चीज अगर आप खरीदेंगे, सेम ब्रांड का टोमेटो केचप भी आप लेंगे, तो इस देश में अलग होगा, किसी और देश में अलग होगा, कहीं और अलग होगा। क्यों? क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अभी हाल फिलहाल में एमडीएस के मसाले शायद सिंगापुर में या पता नहीं किसने वापस कर दिए, वापस कर दिए। सोचिए हमारे यहाँ पे इतना उसका ऐड आता है कि ये जो कमाल के मसाले हैं उन्होंने वापस कर दिए कि इसके जो है इसके अंदर पेस्टिसाइड ज्यादा है। तो उनके लिए अगर ज्यादा है, उनके देश के लोगों के लिए, तो हमारे लिए ज्यादा नहीं है, हम इंसान नहीं है। बट दिस इज हाउ इट इज। तो ये आपने देखना है कि हर देश के हिसाब से अपने कैसे जो है उसको उसकी क्वालिटी के हिसाब से आपने भेजना, ताकि आपका ऑर्डर रिजेक्ट ना हो जाए। कई बार पूरा लॉट रिजेक्ट हो जाता है, इसी वजह से। तो आप ऐसा ना आपके साथ ना हो, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है, इसलिए पहले से ये बात करके रखें। इंश्योरेंस बहुत जरूरी है सामान की, कोई भी कुछ भी रीजन हो सकता है, किसी वजह से सामान में कोई दिक्कत हो सकती है, शिप डूब गया, कुछ हो गया, कुछ भी हो सकता है, वार आ गया बीच में, कोई ऐसा जो है एक्ट ऑफ गॉड हो गया, तो भी जो आपको आपको चाहिए कि प्रोटेक्ट आप हो जाए। आपकी टाइमली डिलीवरी बहुत जरूरी है। देखिए हो सकता है कि आपने जो है फटाफट कहीं से स्वेटर इंपोर्ट इंपोर्ट किया या हीटर इंपोर्ट किया क्योंकि यहाँ बड़ी सर्दी है, और अगर वो 2 महीने लेट डाले हैं, अब क्या होगा? उसका कोई फायदा नहीं। अब गर्मी में तो कोई हीटर लेगा नहीं आपसे। तो ये टाइमली डिलीवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस समय पे आपका क्लाइंट मांग रहा है या आप मांग रहे हैं, तो आपने उसको उस टाइम पे पहुंचाना है। कस्टम्स में जो है आपने देखिए सारे के सारे आपके पेपर वर्क बिल्कुल सॉल्व होना चाहिए, इसलिए कोई प्रोफेशनल कंसल्टेंट में साथ रखें जो कि आपको जिसको एक्सपीरियंस हो पेपर वर्क का, तो उसमें आपको हेल्प होगी। पेपर वर्क में रिजेक्शन ना हो, तो पेपर वर्क आप उनकी सारी गाइडलाइंस होती है वो फॉलो होनी चाहिए, राइट। डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए, बैंक की डेडलाइंस मीट होनी चाहिए। इस तरह से ये आप तो बिजनेस करते ही हैं, तो ऑलरेडी आपको ये सब तो चीजें मालूम ही है, राइट। सिमिलरली विद इम्पोर्ट ऑर्डर इस तरह से। अब ये थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग स्लाइड है। अब हमारे टॉप मार्केट्स कौन से एक्सपोर्ट के, तो देखिए हमारा सामान जा कहाँ रहा है। हमारा सामान अमेरिका में जा रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात्स में जा रहा है, न्यूजीलैंड में जा रहा है, चाइना में जा रहा है, बांग्लादेश में जा रहा है, सऊदी अरेबिया में जा रहा है, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, फ्रांस, मलेशिया, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान, कतर, इराक, रशिया, थाईलैंड, ये सारे हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट्स होते हैं। बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जयपुर में जो जो हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे देश हैं, देखिए यूएस बहुत बहुत इंपोर्ट करते हैं हमसे हैंडीक्राफ्ट, बड़ा तगड़ा हमारे यहाँ पे स्कल्पचर्स का और उसका। इनफैक्ट मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो हिंदुस्तान की बिंदी होती है ना, सिंपल जो महिलाएं लगाती हैं, वो अब यहाँ कम लगा रही हैं, बिंदी का बड़ा क्रेज था पता नहीं किस देश में, तो वो बिंदी को एक्सपोर्ट करते थे। कुछ ऐसी उनकी वेबसाइट भी थी शायद, बिंदीज ऑफ इंडिया वट। और साथ साथ में फिर हैंडीक्राफ्ट, फिर हमारे कुर्ती हो गई, कुछ हो गया। एक मेरे को एक अंग्रेज मिले एक बारी, जो है ट्रेन में सफर करते हुए, तो वो कहाँ जा रहे थे, सीलमपुर को, एक दिल्ली में जगह, कहते हैं मैं यहाँ जाता हूँ, पुष्कर में रहता हूँ मैं आके, फिर मैं लोगों से बातचीत करता हूँ, फिर सीलमपुर आता हूँ, मैं सैंपल्स लेके आता हूँ कपड़ों के, फिर सीलमपुर गांधीनगर से वहां से वो कपड़े के सैंपल इकट्ठे करते हैं, बनवाते हैं, फिर आगे कहीं और पे कर देते हैं। तो ये देखिए ये लोग इस तरह से थोड़ा आपको एफर्ट लगाना पड़ता है। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप दूसरे कंट्री में जाके समझ लीजिए जाके क्या है। अगर 1 महीना वहां रह लेंगे तो आपको गेम समझ में आने लग जाएगी, आपको उनके अड्डे पता चल जाएंगे कहाँ से, आप डायरेक्ट बाहर से नेगोशिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सब कुछ कुछ कंट्रीज हैं। तो हर कंट्री में देखिए, और मैंने आपको बताया commerce.gov.in वो वेबसाइट है, जहां पे आपको पता चलेगा कंट्री के हिसाब से कि क्या चीज जा रही है, कहाँ क्या बिक रहा है। ये टॉप 25 कमोडिटीज की स्लाइड है, इंपोर्टेड बाय यूएस से। आप देखिए क्या क्या इंपोर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, मशीनरी हो गया, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर, व्हीकल्स अदर देन रेलवे या ट्रामवे, मिनरल फ्यूल्स, ऑयल्स, डिस्टिलेशन प्रोडक्ट, यहाँ तक कि स्विच जो होते हैं ना, वो जो बटन ऑन ऑफ करने के होते हैं, ऐसे स्विच की भी बहुत सारी एक्सपोर्ट होता है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, फार्मा के बड़े सारे प्रोडक्ट्स हैं, मसाले हैं, दालें हैं। दालें तो हिंदुस्तान बहुत इंपोर्ट करता है, आपको जान के हैरानी होगी, दालें बहुत इंपोर्ट करते हैं हम लोग। ऑप्टिकल, फोटो, टेक्निकल, मेडिकल अपरेटस है, कोई मेडिकल अपरेटस है कि कोई जो है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी कोविड चला था, तो उस टाइम पे जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बड़ी जरूरत पड़ी थी, तो बड़े सारे चाइना से इंपोर्ट हो गया है। तो इस जरूरत के हिसाब से प्लास्टिक्स एंड आर्टिकल्स हो गया, फर्नीचर हो गया, लाइटिंग, साइंस, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स इंपोर्ट कर रहा है, ऑर्गेनिक केमिकल्स हो गया, स्टील हो गया, टॉयज हो गया, बेवरेजेस, द लिस्ट इज एंडलेस।
अब इसके साथ साथ इनको ग्रोथ दी हुई है कि देखिए कौन से उसमें क्या ग्रोथ हुई। आपको इस तरह की स्लाइड्स आपको स्टडी करनी पड़ेगी चाहिए कि भाई क्या चीज है उसमें ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई ऐसी चीज तो नहीं कम हो रही है। कई बार क्या होता है कि आप उन्होंने अपने अंदर कैपेबिलिटी डेवलप कर ली, जैसे हम डिफेंस में बहुत इंपोर्ट करते थे, अब धीरे धीरे हमारा डिफेंस में इतना पुश है कि हम डिफेंस में आगे ऐसा कह रहे हैं कि 5 7 10 साल में हम कुछ भी शायद जो है इंपोर्ट ना करें। तो अब ये क्या है, कंट्री का फोकस जब हो जाता है तो उसके एक्सपोर्ट जो है उसके इम्पोर्ट्स कुछ कम हो जाते हैं। इसी तरह से किसी और कंट्री का क्या फोकस है आप देखिए, तो हो सकता है कि वो एक्सपोर्ट्स किसी चीज में ज्यादा कर रहे हो, कुछ चीज होगी जो इम्पोर्ट ज्यादा कर रहे होंगे, कुछ चीज होंगी जो वो किसी कहीं से ले रहे होंगे। तो ये आपको कंटिन्यूसली डायनेमिक मार्केट होते हैं। तो ऐसा नहीं कि 2022 में कोई हमारे बड़े तगड़े किसी कंट्री के लिए साथ में एक्सपोर्ट्स थे तो आपने भी वही करना शुरू कर दिया, 2025 में जो है पता चला आपको कि जो आपकी उनकी नीति चेंज होगी, अब तो वो खुद ही अपना उगा रहे हैं, तो वो जो है नहीं ले रहे हैं। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा समय लगा के कि अभी क्या ट्रेंड है। तो ऐसा नहीं कि ओवरनाइट ट्रेंड चेंज हो जाते हैं, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे चीज आपको लहर पकड़नी पड़ेगी, क्या है वो थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है। टॉप 5 इंपोर्ट मार्केट्स, कौन इंपोर्ट जहां से हम इंपोर्ट करते हैं, तो देखिए अब चाइना से तो हमारा अमेजिंग इंपोर्ट है, बहुत सारा इंपोर्ट है। हम यूनाइटेड स्टेट से, हांगकांग से, सिंगापुर से, इराक, सऊदी अरेबिया, वही कंट्रीज है देखिए ध्यान से, तो मोस्टली उन्हीं कंट्री के साथ में हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेशनशिप चलते हैं। और ऐसा भी कहते हैं कि जितने हमारे ये रिलेशनशिप अच्छे होते हैं उससे हमारे संबंध भी बेहतर होते हैं। देखिए हम कभी भी उनसे नहीं झगड़ना चाहेंगे जिनसे हम व्यापार कर रहे हैं। अगर हमारे देश में खुशहाली है, हम समान हो रहे हैं, कई सारे लोग एम्प्लॉयड हैं दोनों तरफ से, तो दो कंट्रियां क्यों लड़ना चाहेंगी। तो इस तरह ही अगर ट्रेड्स हमारे मजबूत होते हैं किसी के साथ में, तो वो एक तरीके से उस आसपास के एरिया में पीस भी हो सकता है। तो ये फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड कुछ एक्ट्स हैं, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। हमारा कस्टम्स एक्ट क्या है, वो क्या कहता है। ये कंसल्टेंट तो आप रखिए, लेकिन ओवरव्यू की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये अच्छे खासे एक्ट्स हैं, इनकी वेबसाइट में जाके आपको पढ़ना पड़ेगा। कस्टम हमारा टैरिफ एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है कि जब हम पैसा लेते हैं आते हैं तो पेरा फेमा आपने देखा होगा, ये वेबसाइट्स हैं उनके तहत होना चाहिए। आपने कोई भी डोनेशन दी है, आपने कोई भी बिजनेस किया कुछ भी, तो आपको वो बताना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मैं इतना ट्रेड किया, इतने मेरे पास पैसे आए, राइट। फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट हो गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट हो गया, सीजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, ये सब तो है ही है, ठीक है। हाँ, एक्सपोर्ट प्रमोशन की कुछ स्कीम्स भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि टॉयज इंडस्ट्री में बड़ा फोकस है, तो टॉय के लिए कई सारी सब्सिडीज हैं, टॉयज के लिए कई सारी जो है ग्रोथ है। एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम MEIS प्रोवाइडेड ड्यूटी क्रेडिट स्लिप्स फॉर एक्सपोर्ट्स ऑफ नोटिफाइड गुड्स टू स्पेसिफाइड मार्केट, जो उनकी उस वेबसाइट में बताया गया होगा, आप वो देखें कौन कौन सी जगहों पे जो है कौन कौन से गुड्स को भेजना है, उसकी क्या क्या उनको सब्सिडी में आपको मिल रही है, क्या हेल्प मिल रही है, क्या प्रमोशन मिल रही है, क्या सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट से, वो आप पता देख सकते हैं। एक ECGC वेबसाइट भी है, तो वहां पे भी आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और ये इंडियन चैम्बर्स ऑफ ट्रेड होते हैं, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स होते हैं, उनकी वेबसाइट्स पे भी आपको फिक्की है जैसे इस जहां पे भी आपको मिल जाएगा। हाँ, डेटा देखिए, डेटा ही चाहिए आपको कि ट्रेंड्स चाहिए आपको कि कहाँ पे क्या है ना। ICC चैम्बर्स है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम्स ऑफर ड्यूटी क्रेडिट स्लिप्स फॉर नोटिफाइड सर्विस एक्सपोर्ट्स। इस तरह से ड्यूटी एग्जाम्पशन किसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उसका बढ़ावा देना चाहती है गवर्नमेंट, तो उसमें एग्जाम कर देती है ड्यूटी, ठीक है। तो इस तरह से ये है EPCG स्कीम, ये है अलाउज इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एट जीरो ड्यूटी और विद ड्यूटी क्रेडिट स्लिप इन एक्सचेंज ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। इसी तरह से टाउन्स एंड एक्सपोर्ट एक्सेलेंस हो गया, मार्केट एक्सेलेंस, इस तरह से बहुत सारी स्कीम्स आपको मिलेंगी। जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आप पता लगा सकते हैं। ओके, स्टेट या यूनियन टेरिटरी एक्सपोर्ट प्रोफाइल्स, इसमें थोड़ा सा आपने देखना है कि किसी भी बिजनेस की तरह रिसर्च इज इंपॉर्टेंट। अपना होमवर्क कीजिए, आप देखिए कि जो है क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। देखिए अल्टीमेटली ऑल बिजनेस इज अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो आप ये मत सोचिए कि आप जो है किसी को सोना बेच रहे हैं, या आप किसी को जो है मिट्टी का तेल बेच रहे हैं, या किसी को टॉय बेच रहे हैं। आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ पे वो चीज नहीं है। वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, वो क्वालिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, वो क्वांटिटी की प्रॉब्लम हो सकती है ना, कुछ भी हो सकता है प्रॉब्लम। तो आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आपने वो बहुत अच्छे से जो है आंकलन करना है उसका। रिलेशनशिप जितने अच्छे होंगे आपके इंपोर्टर एक्सपोर्टर से, वो बहुत कुछ आप मायने रखता है, और आपके लिए चीजें आसान कर देता है। क्योंकि बहुत अगर आप किसी पे विश्वास करते हैं, आप कंटिन्यूसली बहुत अच्छा सामान भेज रहे हैं, अगले बार बिजनेस बहुत बड़ी होता है दूसरे देश में, तो ही इज ऑल्सो रेडी टू टेक एन एक्स्ट्रा माइल, वो भी आपको सपोर्ट करने तैयार है। तो ये ध्यान रखिए। देखिए हर बिजनेस की तरह यहाँ पे बड़े एथिकल होके, बड़े ही आप ये सोच के चलिए कि बहुत अच्छी क्वालिटी मुझे देनी है, जो बेस्ट प्राइस हो सकता है उस पर देना है। इस तरह से अपने बिजनेस को, वो तो बिजनेस के स्टेप्स हैं जो बिजनेस बिल्ड करने के लिए, बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए, वहां अपनी ईमानदारी आप पूरी रखिए। वहां पे आप देखिए हमेशा कहाँ ग्रोथ होती है,
अगर आप किसी से 1 रुपए लेके 10 रुपए की वैल्यू देते हैं ना, वो इंसान आपको भूलता नहीं है। तो इस तरह से आप पहले अपने रिलेशनशिप बनाएं, राइट। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि सोने की खदान मिल गई कि बस हमको ऐसे करना है। रिलेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, और धीरे धीरे देखेंगे आप ग्रो होंगे। ठीक है, अपना ऑर्गेनाइज, अपना अपने आप को अपना ऑर्गेनाइज रखना है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको ज्ञान ये होना चाहिए। देखिए कितनी बार होता है कि माना ये यूक्रेन का झगड़ा हो गया, उसकी वजह से कितने सारे प्रोडक्ट्स होंगे जो वहां पे आना बंद हो जाएंगे, कितने से प्रोडक्ट्स होंगे वहां से बाहर जाना बंद हो जाएंगे, उससे सारी की सारी इकोनॉमी हिलेगी। जितने कंट्रीज अपना डिपेंडेंट थे गैस लेने के लिए, कहीं से मिट्टी तेल कहीं से ऑयल ले रहे हैं, कहीं से कुछ ले रहे हैं, तो ये सारी चीजें हिलती हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि किस जगह पे क्या हो सकता है। आप बिल्कुल, आपको ध्यान ही नहीं है कि यहाँ पे ऐसी डेवलपमेंट हो रही है, आपने कहीं पे ऐसे के पैसा लगा दिया जहाँ पे कि इट इज नाउ गेटिंग डिफिकल्ट टू रिकवर। तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने की बात है, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड जब आप करते हैं तो अमेरिका में किसी ने छींक मारी, उसका असर इंडोनेशिया में पड़ रहा है। ये होता है ग्लोबल ग्लोबलाइजेशन के फायदे बहुत हैं, लेकिन नुकसान उसका फिर ये है कि कई सारी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। वो कहीं कुछ हुआ, उस वजह से वार कहीं हुई है, हमको भी मतलब नहीं उससे, लेकिन यहाँ पे चीजें महंगी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वहां से इम्पोर्ट आ रहा था। अब सडनली यहाँ पे डिमांड जो है उसकी उतनी है, लेकिन हमारे पास में सप्लाई नहीं है। सप्लाई जब कम हो जाती है तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो ये आपको समझना है। 50 इनोवेटिव एक्सपोर्ट बिजनेस आइडियाज फॉर इंडियन स्मॉल बिजनेस। अगर आप स्मॉल बिजनेस हैं तो आप देखिए कितना कुछ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स, इंडिया अभी भी बहुत जगह पे जो है हमारा फूड, जो कई देशों में तो देखिए सिर्फ पेस्टिसाइड पे डिपेंडेंट है वो, लेकिन जैसे सिक्किम में हमारे यहाँ पूरा स्टेट ही एक तरीके से जो है ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर है। तो सोचिए आप सिक्किम की कितनी सारी चीजें होंगी जो कि एक्सपोर्ट मांगती होंगी, राइट। कितने सारे लोग चाहेंगे कि हाँ यार हमें भी असली कुछ खाने को मिले, असली कोई चीज मिले, इको फ्रेंडली कुछ मिले, कुछ बैम्बू रिलेटेड कुछ मिले। हमारे पास में नॉर्थ ईस्ट में इतना बैम्बू है, बहुत कुछ हो सकता है। हैंडमेड सोप्स, अब क्योंकि सब में जो है अल्टीमेटली केमिकल है, कहने को वो बाहर से आप कह दें गुलाब है, लेकिन गुलाब कुछ नहीं है, एसेंस डाला, बाकी सब कुछ वही है, सब केमिकल्स हैं। अगर आप हैंडमेड करते हैं, आप कहते हैं कि मैं इसमें केमिकल नहीं है, इस तरह से बना रहा हूँ पूजा, और किस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, किस तरह से बताते हैं, किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं आपकी अच्छाई को। जैसे चाय बना रहे हैं आप, कुछ भी कर रहे हैं, तो टी ग्रो कर रहे हैं आपके, तो आपके टी गार्डन हैं, इट कुड बी एनीथिंग, राइट। एसेंशियल ऑयल्स हो गए, इंडियन स्पाइस ब्लेंड्स, इको फ्रेंडली पैकेजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैकेजिंग अगर आप अच्छी दे पा रहे हैं तो बहुत सारा जो है लोग हो सकते हैं पैकेजिंग मटेरियल आपसे चाहेंगे। वही अमेजन फ्लिपकार्ट है, दुनिया भर में सामान बेचते हैं, गत्ते डब्बे में आता ही आता है। अगर आप सोचिए कि आप इसमें दिमाग लगा सकें, ऐसे कितने सारे जो है वो भी केमिकल्स की बात करते हैं, उसमें भी एक नया रेवोल्यूशन आया। कि आप केमिकल यूज करते हैं तो ये दिक्कत होती है, अल्टीमेटली आपकी स्किन खराब होती है या आपके साथ में हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये ऑर्गेनिक डाइस अब तक किसी ने सोचा नहीं था, अब यहाँ तक भी बात आ गई है। टेराकोटा के प्रोडक्ट्स हो गए, हैंडमेड पेपर प्रोडक्ट्स हो गए, बैम्बू, नेचुरल स्किन केयर, बहुत सारा जो हमारा जो जैसे उनका मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, जो शहनाज शहनाज जो है उनके हर्बल, शहनाज हर्बल, कितना बड़ा उनका इंटरनेशनल बिजनेस है। क्यों? क्योंकि वो हर्बल प्रोडक्ट जो है बना बना करके जो है उसकी बड़ी वैल्यू है लोगों को दुनिया भर में कि यार इसमें पेस्टिसाइड्स नहीं है, इसमें जो है केमिकल नहीं है, इसका असर ज्यादा बढ़िया है, स्किन केयर के लिए बेस्ट हो सकता है। तो बहुत लोगों ने उसको सराहा और बहुत लोगों ने उनका पूरा इंटरनेशनल बिजनेस बना इस तरह से। इको फ्रेंडली टॉयज हो गए, एक्सोटिक फ्रूट्स, कोई ऐसी चीजें जैसे यहाँ पर ऐसी कोई आम की वैरायटी है जो कहीं और किसी को खाने को नहीं मिलती है, उसका स्वाद अगर कमाल का लग गया किसी को, जैसे अल्फोंसो मैंगोस होते हैं, हिंदुस्तान में इतने महंगे बिकते हैं, एक्सपोर्ट्स हो जाएंगे ये, तो इस तरह से चलता है। फिर ट्रेडिशनल कल्चरल प्रोडक्ट्स में आपके पास में आयुर्वेदा के बहुत प्रोडक्ट्स हैं, इंडियन स्वीट्स, बहुत सारी मिठाई भी हो सकती है, ये योगा एक्सेसरीज हो गई। योगा अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है हिंदुस्तान का, मेरे को लगता है सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हमारा योगा ही है। योगा से रिलेटेड चीजें, योगा की सर्विसेज, हाँ, तो वो भी है। हर्बल कॉस्मेटिक्स हो गया, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स, टी कॉफी तो इंडिया श्रीलंका की इतनी बिकती है हर जगह। आर्ट एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, इंडियन आर्ट हो गया, जैसे उदयपुर में मैं देखता हूँ कि वहां पे अंग्रेज आके आर्ट जो है बनाना सीखते हैं, मिनिएचर पेंटिंग सीखते हैं, उसका एक्सपोर्ट्स बहुत, फिर वो अपना बिजनेस कर सकते हैं। इंडिया से बहुत सारी चीजें सोर्स करके अंग्रेज बहुत काम कर रहे हैं इस बात को, क्योंकि उनको समझ आ गया कि अंग्रेजों को क्या चाहिए वहां पे बैक इन देयर होम टाउन्स, तो उनकी कंट्री में क्या चाहिए वो यहाँ आते हैं, वो सोर्स करते हैं, वो सीधा उनके घर में पहुंच जाते हैं, जो बनाने वाले कारीगर हैं वहीं से उनको मिनिमम क्वांटिटी में वहां से, भाई कोई बीच में होगा, कोई कंपनी से करेंगे तो पैसा होता है। वो इतने ज्यादा क्यूरियस हैं इस चीज को लेकर, इतने लेबोरियस हैं कि वो वहां तक, घर तक पहुंच गए, उस झोपड़ी में पहुंच गए, उसकी कहाँ वो बन रहा है, उसको थोड़ा पैसा दे के अच्छा जो भी उसकी इन्वेस्ट हो सकता है, और फिर उसके बाद में वहां से सामान लेकर के धंधे स्टार्ट करेंगे। पेट सप्लाईज, हैंड वोमन कारपेट्स, जैसे कश्मीर में इतने सारे हमारे कारपेट्स हैं, तो जो उनकी पूरी की पूरी कला है उस चीज को लेकर के, इस तरह से वो चीज कुछ एक्सपोर्ट हो सके। कोकोनट बेस्ड प्रोडक्ट, साउथ इंडिया में बहुत कोकोनट है, उससे बेस्ड कुछ हो सकता है। सिर्फ बात नहीं, उसका जूस, सिर्फ उसका कोकोनट जो है वाटर ही नहीं, उसका जो शेल है उससे भी बहुत चीज बनाते हैं लोग, उससे भी मैंने हैंडक्राफ्ट बने हुए देखे हैं बहुत।
ठीक है, हर्बल इंसेंस एंड अरोमा थेरेपी, ऑर्गेनिक बेबी प्रोडक्ट्स हो गए, इको फ्रेंडली, इनफैक्ट इको टूरिज्म सर्विसेज। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम इससे बिजनेस कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने इतनी सारी आपको चीजें बताई हैं। अब इसमें आपको कंफ्यूज ये नहीं होना है कि हम टेक्निकल है, टेक्निकल चीजों से डरना नहीं है। टेक्निकल चीजों के लिए आपके पास में कंसल्टेंट्स भी होंगे, सब कुछ होंगे आपके पास में। सरकार की वेबसाइट, थोड़ा सा लेबोरियस प्रोसेस पर ढूंढना पड़ेगा आपको, लेकिन मैं ये कहूंगा, आपको एडवाइस करूंगा, सबसे पहले आप हो सके आप जो है ट्रेड फेयर जरूर अटेंड कीजिए, अपने आप को, दिमाग को ग्रो कीजिए, गिव इट 4 5 6 मंथ्स, आप समझिए पहले मार्केट को, फाइंड आउट गुड अपॉर्चुनिटी, आप देखिए नीड क्या है, और थोड़ा सैम्पलिंग करके देखिए, और फिर उसके बाद में आप बड़ा स्टेप लीजिए। आई होप कि ये सेशन में आपको थोड़ा सा जो है एक इंस्पायर किया होगा इसके बारे में जानने के लिए। तो इट इज अ वेरी लुक्रेटिव फील्ड, वेरी गुड फील्ड, और बहुत अपॉर्चुनिटीज आपको दे सकता है, और कुछ भी एक्सपोर्ट हो सकता है। और ऑल द बेस्ट फॉर दैट। और चैलेंजेस हैं तो कोई बात नहीं, वो तो जितना आप डीपर जाएंगे उसमें आप उसको समझ सकते हैं। बट यस, चैलेंजेस को हमने थोड़ा सा कंट्रोल करना है, देखना है, अपनी स्किल से उसको आगे उसको, अपनी लॉसेस को रोकना है। और मार्केट बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है, एंड हैप्पी एक्सपोर्टिंग एंड हैप्पी इंपोर्टिंग। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, अगेन आपके एग्जांपल्स और आपकी समझाने के तरीके ने आज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में ना मेरे को बहुत अच्छा डीप इंसाइट्स मिला है। लेकिन कुछ डाउट्स भी आए हैं हमारे ऑडियंस के। जो सबसे पहला डाउट ये है कि मैं दिल्ली के अंदर गांधीनगर में ना कपड़े का मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं बेसिकली टी शर्ट्स बनाता हूँ, और मैं उसका ना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम शुरू करना, मैं बेसिकली एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ दूसरी कंट्रीज में। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी तक समझ नहीं आया अभी तक ये वाला चीज। देखिए, आप टी शर्ट में ये मत सोचिए कि मेरे पास ये टी शर्ट है, मुझे इसे एक्सपोर्ट करना है। अगर आपने ये सोचा कि ये मेरी टी शर्ट है, उसको एक्सपोर्ट करना है, तो हो सकता है उस टी शर्ट की जरूरत किसी को हो ही ना। तो आप पहले देखिए कि क्या है, ऐसी क्या चीज है, उनको किस तरह टी शर्ट चाहिए। हो सकता है उनको ऑर्गेनिक कपड़ा अगर कहीं से मिल जाए तो वो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। मैं गुड़गांव में बहुत लोगों को जानता हूँ जो ऑर्गेनिक कपड़े एक्सपोर्ट करते हैं, उन्होंने सब ये बात रखी है, तो कच्चा माल हमारे यहाँ ऑर्गेनिक बहुत है। तो उन्होंने वहां से बात की, उनके डिजाइनर्स आए, उन्होंने सब देखा, उन्होंने कहा डिजाइन हमारा होगा, साइज हमारा होगा, लेबल हमारा होगा, आप इंडिया में भी नहीं बेच सकते, आप सिर्फ यहाँ पे बनाओगे और एक्सपोर्ट करोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर हम पहले से ही मान के चलेंगे ये टी शर्ट हम ये सब करेंगे, तब थोड़ा मुश्किल है, हम अपने प्रोडक्ट को फिट करने की कोशिश करें। लेकिन आप समझ के अगर करेंगे कि भैया उनको चाहिए क्या, और उनको जो चाहिए उसके हिसाब से आप फिर जो है आप देखिए कि आप उसको थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। एज इट इज प्रोडक्ट शायद उनको ना चाहिए, उनको डिजाइन में चाहिए, फर्क चाहिए, उनको अलग स्टाइल चाहिए, उनको जो लिखा हुआ हो सकता है हमको समझ में भी ना आए कि क्या लिखवाना चाह रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ बहुत बढ़िया, तो हमको क्या दिक्कत है, प्रिंट करके लिख दीजिए। तो वो उनके हिसाब से बनाएंगे तो आपको ज्यादा सक्सेस मिलेगी, आसान है। तब ओके, थैंक यू सर। एंड दूसरा सवाल सर ये कि मैं ना एक टॉय मैन्युफैक्चरर हूँ, जी। और मैं इंडिया में टॉयज बनाता हूँ। तो टॉयज कैसे बनाता हूँ, कभी जो मिट्टी के टॉयज होते हैं मैं वो बनाता हूँ। तो अभी क्या है ना, मैंने बीच में एक्सपोर्ट करना शुरू किया था, और 1 2 महीने तक मेरे पास अच्छे ऑर्डर्स भी आए और एक्सपोर्ट भी कर पाया। लेकिन अब जो है मेरे पास ऑर्डर्स भी नहीं आ रहे हैं, और ना मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। और चाइना से जो हमारे जो पहले वेंडर्स खरीदते थे वो अब चाइना से एक्वायर करना शुरू कर दिए, क्योंकि जो चीनी मिट्टी होती है उनके जो होते हैं ना थोड़े स्ट्रांग रहते हैं, रिलायबल रहते हैं। लेकिन हम प्योर इंडिया की जो सैंड है, जो क्ले है, उसको यूज कर रहे हैं। तो क्या अब ये बिजनेस को मेरे को कंटिन्यू रखना चाहिए, एक्सपोर्ट में और ध्यान देना चाहिए, या फिर मैं क्या करूं, मैं किसी और चीज में शिफ्ट हो जाऊं? देखिए, आप इसमें मैं ये कहूँगा कि रिसर्च कमजोर थी। आप देखिए कि आपका प्रोडक्ट कोई क्यों लेगा, सबसे पहले ध्यान रखना है। और हमें कंपटीशन का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम ना मिट्टी की चीज बेच रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट ये क्यों लेगा कोई। आपने पहले रिसर्च की है, क्या उसे मिट्टी पसंद है स्पेशली, या उसको जो है वो फील पसंद है, या उसको जो है ये पसंद है कि नॉन टॉक्सिक है, या क्या चीज है, या उसको ड्यूरेबिलिटी भी चाहिए, साथ में उसको कम पैसे भी चाहिए, क्या चाहिए। तो आपको थोड़ी रिसर्च करनी, क्योंकि अगर जो आप चीज दे रहे हैं वही अगर कोई और दे देगा कम पैसे में, अगर आप सिर्फ पैसे में ही आप जो है आपकी फाइट पूरी पैसे की वजह से ही है, तो मतलब आपकी ब्रांडिंग कमजोर है। आपने डिफरेंशिएट नहीं किया प्रोडक्ट को कि क्यों आप ही का प्रोडक्ट ले। तो आपको कुछ ऐसी बात बतानी पड़ेगी कि गंगा का जो वाटर है, जैसे तो हम जो बात करते हैं गंगा जल की, तो उसके तो फिर गंगा जल, फिर वो गंगा जल है, फिर वो कहीं और उपलब्ध नहीं है। तो आप इस तरह से आपको चीजों को अपने प्रेजेंट करना है, और ऐसी उसकी इंसाइट्स ढूंढनी है कि फिर इंसान जो है प्राइस की बात ना हो, उसको लगे कि जितने प्राइस में तो कमाल की चीजें मुझे ये चाहिए। तो डिफरेंशिएशन जरूरी है। सिर्फ कंपटीशन, अगर आप सिर्फ प्राइस की वजह से ही जो है आपका सामान बिक रहा है, तो वो तो फिर बड़ा बड़ा ही मैं कहूंगा कि बड़ा हल्का बिजनेस हो जाएगा, बड़ा डिसबैलेंस हो सकता है कभी भी। जैसे कोई एंट्री करेगा कोई और कम पैसे के साथ में, आपको उखाड़ देगा वहां से। तो आपने ये देखना है कि मेरा वाई मी, मेरे पास आपके पास में 10 अच्छे रीजन होने चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट ही मुझसे क्यों ले। आप टाइमली डिलीवरी की बात कर सकते हैं, सिर्फ बात पैसे की नहीं है।
आप जो है आप मिट्टी के बारे में उसको कुछ चीज बताइए, फिर आप हो सकते हैं कि आपने थोड़ा इनोवेशन किया उसमें, आपने कुछ इस तरह से अपना प्लान बना दिया कि हाँ भाई उस जैसे लिगो करता है, लिगो खाली कार नहीं बेचता, पहले कार बेचता था, लेकिन कार के बाद उसने क्या किया, उसने ट्रैफिक सिस्टम बना दिया कि कैसे सीखें। तो अब कार से क्या हर बात की एक कार लोग कितनी बार लेंगे, बोर हो जाते हैं ना, वैरायटी चाहिए। तो आप बिजनेस मॉडल में थोड़ा सा आपने चेंज किया, तो आपने कहा कार के साथ में कार की पार्किंग बना दी, अब पार्किंग भेज दिया आपने, पार्किंग में 10 स्लॉट है, अब बच्चों लोग 10 कारें होंगी तब मजा आएगा स्लॉट का, तब वो घुमा फिरा। अब स्लॉट से बोल हो गए तो फिर क्या हो गया, ट्रैक बना दिया आपने, अब वो एक तरफ पार्किंग है, साथ में ट्रैक में गाड़ियां दौड़ रही हैं, फिर आपने एक मार्केट बना दिया। तो होते 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 आप देखिए कहाँ एक कार में बच्चा बोल होता है, उसने आपसे 40-50 कारें खरीद दी, उसने 4 पार्किंग खरीद दी, ट्रैक खरीद लिया। जब तक 10-12 साल तक का जब तक उसके साथ में कारों का उसका लगाव रहेगा, तब तक सोचिए आपसे 10,000 रुपए का सामान खरीद चुका होगा। ऐसे ही होता है। तो आप एक इकोसिस्टम बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं साथ में, वो भी बहुत जरूरी है। तो सिंपल एक ही चीज, अब एक ही चीज बार बार तो किसी को कितनों को देंगे। सर लियो की स्ट्रैटेजीज तो बहुत सुनने को मिलती है, कैसे बच्चों को उन्होंने अपना मतलब एक कंटिन्यू कस्टमर बना लिया। लेगो है, बारबी है, बारबी कमाल का, राइट। कमाल की। और ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें अपनी सही अच्छी स्ट्रैटेजी की वजह से उन्होंने कस्टमर्स को, एक बच्चे को कस्टमर बना लिया और वो बच्चा बार बार उसी प्रोडक्ट को मांग रहा है। सो ये आप लोग जरूर यूज कर सकते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन ये है कि सर इसमें ना लीगल रिक्वायरमेंट बहुत होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई भी बिजनेस हो। तो एक हमारे जो ट्रेनी है वो ये पूछ रहे हैं कि सर मैं ना एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बिजनेस में और मैं बहुत प्रॉफिटेबल हूँ, कोई चैलेंज नहीं आ रहा। चैलेंज एक जगह आता है, जब एक्सपोर्ट के इनवॉइसेस जनरेट करने पड़ते हैं या फिर उनके कुछ टेंडर डॉक्यूमेंट्स मेरे को जनरेट करने पड़ते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने पड़ते हैं, वहां पे ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गलती हो जाती है, कहीं इनवॉइस में कुछ गलती हो जाती है। तो जो सही टाइम पे एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए, जब मेरा माल शिप हो जाना चाहिए, वो शिप नहीं हो पाता, मेरे को 10 बार तो घूमना पड़ता है उसके लिए। नहीं तो तो उसका यही तरीका है, सॉरी आपका एक चीज उन्होंने ऐड की थी, क्या इसके लिए जो एजेंसीज होती है, जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं और जो ये काम कर रहे होते हैं, क्या मेरे को उनको हायर कर लेना कैसे चाहिए? करना चाहिए, बिल्कुल उन्हीं को हायर करना चाहिए आपको। एज एन एंटरप्रेन्योर आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं, और आपका ये माइंडसेट होना भी नहीं चाहिए कि मुझे सब कुछ करना है। गेट द बेस्ट ऑफ पीपल, उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी, उनकी भी जिम्मेदारी हो कि अगर देर से गया तो आपकी पेमेंट भी नहीं होगी। कुछ इस तरह से बात करके जो एजेंसीज हैं, जो प्रोफेशनल्स इस काम में हैं, दसियों सालों से हैं, देखिए ग्लोबल बिजनेस की एक स्पेशलाइजेशन होती है मार्केटिंग एमबीए में, ठीक है ना। और फॉरेन ट्रेड का पूरा पूरा कॉलेज है यहाँ पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो जो ये लोग पढ़ते हैं तो ये शुरू से ही पढ़ते हैं, और उनके पास एक तरह की एक्सपर्टीज है। तो आपको एक्सपर्ट्स चाहिए, आप खुद से नहीं कर सकते हैं। तो जब एक्सपर्ट्स लेंगे और एक्सपर्ट्स विद एक्सपीरियंस लेंगे, देखिए पैसे थोड़े से लगते हैं देने के, लेकिन आप अगर किसी को 2 लाख रुपए देते हैं, आप देखेंगे कि आपको वो 10 टाइम्स रिटर्न देगा। तो इसमें कोताही ना करें, गेट द राइट प्रोफेशनल्स जिनको समझ है गेम की, तो आपको आसान हो जाएगा। आप सब कुछ करेंगे तो आप कर पाएंगे जरूर, लेकिन उसमें गलतियां होंगी, ठीक है, चलिए वो भी आपने सीख लिया, लेकिन अगर 10 साल में सीख के किया तो क्या फायदा, समय की भी तो कीमत है ना। तो अभी से तुरंत पहले दिन से ही आप जो एक्सपर्ट को रखे वहां पर, टीम एक्सपर्ट की होनी चाहिए, और फिर आप करें तो आप ग्रो ज्यादा करेंगे। ओके। सर अभी तो ये सवाल थे, एक सवाल और आया था, मैं थोड़ा सा उसे मिस कर रहा हूँ। जी। वो सवाल ऐसा था कि मैं अपना इंडिया के अंदर अगर मैं आज इन्वेस्टमेंट कर दूं 5 लाख रुपए की, तो मेरे को कितना टाइम लग जाएगा, टर्न अराउंड टाइम क्या है उस चीज को कन्वर्ट होने में। और इसी में उन्होंने एक सवाल और पूछा कि जो सर्विसेज होती है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज हो गई, वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज हो गई, जो हम दूसरी कंट्री के यूजर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या ये भी एक्सपोर्ट के अंदर आता है या इसको हम किस बिजनेस में देखते हैं? देखिए सर्विस एक्सपोर्ट सर्टेनली, अगर जब वो इन्वॉइसिंग एक तरह से जनरेट होती है, सब कुछ होता है, तो यस वो एक्सपोर्ट्स के अंदर आ सकता है। लेकिन कई सारी चीजें एग्जाम्प्ट होती हैं, कई सारी चीजें ऐसी होती हैं, एक लेवल तक जब तक बिजनेस नहीं करे तब तक उसको ऐसा कुछ नहीं माना जाता। देखिए इसमें एक कंसेप्ट है HSC नंबर का, दैट इज HSC माने कि एक हार्मोनिक, एक सिंक्रोनाइज कोड तरीके से है। हो सकता है आप जो है कुछ चीज को वो कर रहे हैं, तो ये HSC कोड के अंदर अगर वो चीज आती है, तो सरकार ने उसको हार्मोनाइज करने के लिए, दो सरकारों ने क्या किया है कि जैसे आप माना सर्विसेज की एक बात है, आप पैंट जो है यहाँ से भेजना चाहते हैं, ठीक है, तो ट्राउजर्स हो गए। आप कहीं पे उसे पैंट कह सकते हैं, कहीं पे उसको जो कुछ और कहेंगे, कहीं पे ट्राउजर कहेंगे, तो इससे कंफ्यूजन होगा, सब कुछ होगा। तो एक हार्मोनिक जो HSC कोड है, उस कोड के हिसाब से करेंगे, तो फिर उसकी सारी एक्सपोर्ट की सारी चीजें बनी हुई हैं, ऑलरेडी रिटर्न है कि आपने कैसे करना है। और जो ये सर्विसेज की बात करें, देखिए अब सर्विसेज में क्या होता है, इसमें फेरा फार्मा का रेगुलेशन आएगा। खाली आपने यहाँ से कोई चीज बेची और आपने डॉलर में उसका पैसा लिया, अब आप डॉलर में डिक्लेयर करेंगे। भाई अगर आप कोई मेल ही कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है, खाली कुछ इंस्टॉल हो रहा है,
अब उसको आप एक्सपोर्ट की वैसी वाली प्रोसेस में तो नहीं ले जाएंगे ना, जैसे आप ई बुक बेच रहे हैं, ई बुक तो कहीं से भी कोई डाउनलोड कर सकता है, लेकिन जब आपने पेमेंट की है तो उस टाइम पे वो जो एंट्री होगी आपकी, तो जब एक लेवल के बाद होगी तो फिर आप उसकी दूसरी तरह से आप उसका जो आईटीआर भरेंगे अपना, उसमें आप उसको शो कीजिए, या किसी भी तरह से आप, अगर आप कंपनी अकाउंट से कर रहे हैं तो शो कीजिए। अगर आप इस तरह से कोई चीज बेच के बाहर डाउनलोड हो रही है, आपको डॉलर में पैसा कोई पे कर रहा है, वो आप दिखाते हैं, तो एक लेवल तक एग्जाम्प्ट होती हैं चीजें, जैसे वो हमारे यहाँ होता है 10 लाख 20 लाख। तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एज सच नहीं आएगा, कहने को है जरूर कि आप बाहर कुछ डील कर रहे हैं, लेकिन ऐसे जो सर्विस है कोई डाउनलोड हो रहा है तो देन सिंपली इट इज बीइंग पेड, तो उसमें कोई शिपिंग तो है नहीं, कोई लॉजिस्टिक्स है नहीं, कोई ऐसी कोई चीज तो है नहीं, तो वो ज्यादा आसान। इनफैक्ट मैं देखता हूँ कि लोग ये वाली चीजें बहुत करना चाहते हैं, जैसे कोचिंग एसेट में, अगर हम कोचिंग कर रहे हैं यहाँ पे और कोई हमारा प्रोडक्ट जो है कोई फॉरेन कंट्री में डाउनलोड कर लेता है, हमें उसने पैसे दिए हैं, तो वो तो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप दिखा देते हो, उसका एक सर्टिफिकेट आता है, बैंक आपको सर्टिफिकेट देता है कि दिस इज मेनी डॉलर्स हैव बीन रिसीव्ड एंड दैट इज परमिटेबल बाय लॉ। तो थैंक यू सो मच सर, मैं भी आज के लिए इतने ही सवाल थे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को भी आपके डाउट्स के आंसर मिल गए होंगे, और अब आपको भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में काफी कुछ पता चल गया होगा। तो आज का सेशन इतना ही। एक्सपोर्ट इंपोर्ट को समझने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब टाइम है अपने बिजनेस में इसे इम्प्लीमेंट करने का, और जो बिजनेस आपको स्केल करना है वर्ल्ड वाइड, उसका समय आ चुका है। So thank you so much everyone for joining today, and thank you so much विकास सर। So मिलते हैं आपसे फिर एक अगले सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, and thank you। थैंक यू।